वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। अब तक हम बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो के अंदर आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात कर रहे थे। आधुनिक आवर्त सारणी की हमने कुछ विशेषताएं पढ़ी थी, आधुनिक आवर्त सारणी के हमने कुछ लाभ पढ़े थे, आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ कमियां पढ़ी थी हमने। अब हम बात करेंगे आज गुणों में आवर्तिता। आधुनिक आवर्त सारणी में हम क्या करेंगे, गुणों में आवर्तित पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। गुणों में आवर्तित का मतलब ये होता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर वर्ग और आवर्त पाए जाते हैं। वर्ग और क्या पाए जाते हैं, आवर्त पाए जाते हैं। इन वर्ग और आवर्तों के अंदर तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। जब इन वर्ग के अंदर हम ऊपर से नीचे जाते हैं या नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो तत्वों के जो गुण होते हैं उनमें क्रमिक परिवर्तन आता है, उनमें परिवर्तन आता है, एक तरह से बदलाव आता है। या फिर हम ये कह सकते हैं आवर्त के अंदर बाएं से दाएं जाते हैं या दाएं से बाएं जाते हैं तो इन तत्वों के गुणों में या रासायनिक गुणों में या भौतिक गुणों में कुछ बदलाव आते हैं, क्रम से बदलाव आते हैं। इन बदलावों को ही क्या कहते हैं, गुणों में आवर्तिता के नाम से जाना जाता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी की सहायता से हमने क्या देखा कि भौतिक और रासायनिक गुणों का आसानी से समझा जा सकता है आवर्त और वर्ग की सहायता से। नेक्स्ट, अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं तो रासायनिक और भौतिक गुणों में क्या आता है, एक क्रम से परिवर्तन आता है, वो देखते हैं हम यहाँ पर। आवर्त सारणी के अंदर अगर हम आवर्त की बात करें तो आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं या राइट टू लेफ्ट जाते हैं। आवर्त के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं या राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो भी क्या है, उनके गुणों में क्या होता है, क्रम से परिवर्तन आता है, वो देखने को मिलता है आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर। अब ये जो गुण जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे परमाणु त्रिज्या के रूप में, गलनांक के रूप में, क्वथनांक के रूप में, आयनन एंथैल्पी के रूप में, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के रूप में, विद्युत ऋणता के रूप में, संयोजकता के रूप में, धात्विक और अधात्विक गुणों के रूप में, और भी हमारे पास है जैसे कि परमाणु त्रिज्या है जो कि परमाणु आकार से रिलेटेड है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इन विभिन्न प्रकार के गुणों को हम ये देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये गुण जो है उपयुक्त, ये जो गुण है हमारे पास, ये गुण किस प्रकार बदलते हैं, और अगर किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इन गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है, इन गुणों की मात्रा में कमी आती है या फिर अधिकता आती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे आयनन एंथैल्पी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, नहीं सॉरी, आयनन एंथैल्पी से पहले हम बात कर लेते हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं, परमाणु त्रिज्या के बारे में डिस्कस करेंगे। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, ये परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कोई भी परमाणु होते हैं उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की नाभिक से जो दूरी होती है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की नाभिक से जो दूरी होती है उस दूरी को कहते हैं परमाणु त्रिज्या। डिफाइन करें हम, किसी परमाणु में उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। बहुत मान इसका बहुत कम होता है, इसलिए पिकोमीटर में मापा जाता है। इसका मापन पिकोमीटर में किया जाता है। किसमें मापन किया जाता है, पिकोमीटर में किया जाता है। अब देखिएगा, माना ये कोई परमाणु है, ये इसका नाभिक है, ये कोश है इसके, ये कोश, ये माना बाह्यतम कोश है। कौन सा कोश है ये, बाह्यतम कोश, और ये क्या है, नाभिक। तो इस नाभिक से जो हमारे पास, इस नाभिक से जो हमारे पास जो दूरी है किसकी, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, इस दूरी को कहते हैं परमाणु त्रिज्या।
किसके नाम से जाना जाता है इसको? एटॉमिक रेडियाई आर से रिप्रेजेंट करता है, परमाणु त्रिज्या से या फिर आर से इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो किसी परमाणु में उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, ये जो दूरी होती है इस दूरी को कहते हैं परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी आवर्तिता देखेंगे, परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता। आवर्तिता का मतलब आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर वर्ग में किसी वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान किस प्रकार प्रभावित होता है, या किसी आवर्त के अंदर परमाणु त्रिज्या का मान किस प्रकार प्रभावित होता है, बाएं से दाएं जाने पर या दाएं से बाएं जाने पर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ नेक्स्ट लिखेंगे परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता। परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता, परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता। परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता हम देख लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं आवर्त के अंदर। आवर्त में परमाणु त्रिज्या, आवर्त में परमाणु त्रिज्या देखेगा, एक ही आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या का मान क्या होता है? बढ़ता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या का मान क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, और प्रोटॉन क्या होते हैं? धनावेशित। क्या होते हैं? धनावेशित। तो बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उस पर आकर्षण बल क्या होगा? अधिक लगेगा। जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ही आकर्षण बल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और जब आकर्षण बल का मान बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन पर, तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल, जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल का मान भी बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप परमाणु त्रिज्या का मान कम हो जाता है। देखेगा कैसे भाई, हम यहाँ बात कर रहे थे आवर्त की बात कर रहे हैं, आवर्त, और ये बात कर लेते हैं परमाणु त्रिज्या। तो इस परमाणु त्रिज्या से पहले हम यहाँ पर एक बात और लिख लेते हैं, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, ये तो हमारे पास आवर्त तत्व। ठीक है, मान लो कोई भी आवर्त हमारे पास, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम? बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, ये तत्व हो गया हमारे पास, आवर्त हो गया ये हमारे पास। अब तत्व और इलेक्ट्रॉन हो गए बाह्यतम कोश में। और अब हम बात करें प्रोटॉन, प्रोटॉन, क्या बात करें? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन, यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे लिथियम बेरिलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन और नियोन। ठीक, अब यहाँ देखते हैं हम परमाणु क्रमांक क्या है इनका। यहाँ इलेक्ट्रॉन की बजाय हम क्या ले लेते हैं? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक लिथियम का क्या है? तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्या होता है भाई? ये जो परमाणु क्रमांक होता है ना Z, यही क्या होता है? किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के संग। किसके समान होता है ये? प्रोटॉन के, P+ के बराबर होता है। और अब हम बात कर लेते हैं त्रिज्या। किसकी बात कर लेते हैं? त्रिज्या। तो जो लिथियम की जो त्रिज्या होती है, लिथियम की त्रिज्या यहाँ पर कुछ आंकड़े दे रखा है, 152, 111 याद करने पड़ेंगे, 88, 77,
74, 66, 64, 74 हो गया ना। उसके बाद में क्या होगा 66 और 64। ठीक है, नियोन का नहीं दे रखा है यहाँ पर, छोड़ो इसको। ले यहाँ हमने देखा ये फर्स्ट है, ये सेकंड वर्ग है, ये थर्ड वर्ग है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये सेवन्थ वर्ग है। ठीक, ये देखा हमने यहाँ पर। आवर्त कौन सा है हमारे पास? ये सेकंड आवर्त है। कौन सा आवर्त है ये हमारे पास? सेकंड आवर्त है। सेकंड आवर्त के तत्व अंदर हमारे पास तत्व कौन कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये है हमारे पास। अब देखिएगा ये परमाणु क्रमांक 3 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या, ये पढ़ा होगा 9वीं क्लास के अंदर आपने। तो परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉन संख्या होती है, तो प्रोटॉन संख्या 3 होगी, या 4 होगी, या 5 होगी, या 6 होगी, या 7 होगी, या 8 होगी, या कितनी हो गई? 9। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 9। अब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उस पर आकर्षण बल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। आकर्षण बल का मान क्या होगा? यहाँ पर कह सकते हैं हम, यहाँ पर आकर्षण बल, आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या में क्या आएगी? कमी आएगी। परमाणु त्रिज्या में कमी होना, परमाणु त्रिज्या में क्या होगी? कमी होगी। जैसे ही हम क्या करते हैं, आवर्त के अंदर बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल का मान क्या होता है? बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप क्या है? बाह्यतम कोश जो हो नाभिक की ओर खींचता है, नाभिक की ओर खींचेगा, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या जो है वो क्या होगी? घटेगी। जैसे हमने अभी बताया ना, ये नाभिक है और ये कोश है हमारे पास, ये बाह्यतम कोश है। तो ये जब कोश जब अंदर की ओर खींचेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? कम होगी कि नहीं होगी? तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा? घटता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये परमाणु त्रिज्या किस में दे रखी है? पिकोमीटर में। किस में दे रखी है? पिकोमीटर में। यहाँ परमाणु त्रिज्या का मान कितना है? 152 पिकोमीटर। यहाँ 111, 88, 77, 74, 66, 64 परमाणु त्रिज्या का मान घट रहा है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं? नियम हमारे पास क्या है? जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण, प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण, प्रोटॉन की संख्या क्या है? बढ़ने के कारण बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल का मान भी बढ़ता है। आकर्षण बल का मान भी बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप त्रिज्या का मान कम होता जाता है। अर्थात आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा भाई? घटेगा। ठीक है, परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा भाई? घटेगा। क्लियर बात? अब ये हमने परमाणु त्रिज्या की आवर्तता किस में पढ़ी है? आवर्त में पढ़ी है।
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे परमाणु त्रिज्या का मान वर्ग में किस प्रकार परिवर्तित होता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान सेम रहता है या फिर बढ़ता है या फिर घटता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट, वर्ग में परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता। वर्ग में परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता, इसको समझने से पहले हम देखेंगे जो वर्ग होता है ना, वर्ग, उसमें क्या होता है जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है। किसकी संख्या बढ़ती है? कोष या कक्ष की संख्या बढ़ती है। प्रथम वर्ग, अगर हम बात करें यहाँ पर प्रथम वर्ग के अंदर बात करें या द्वितीय वर्ग के अंदर बात करें, तो जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो उस दौरान क्या है, कोषों की संख्या बढ़ती है। जब कोषों की संख्या बढ़ती है तो नाभिक से दूरी का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। जब नाभिक से दूरी का मान बढ़ेगा तो इसका मतलब परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, फलस्वरूप परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या है, परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाता है। इस कारण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ेगा भाई। परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कोष बढ़ेंगे, सेल बढ़ेंगे, और सेल बढ़ेंगे तो बाह्यतम कोष नाभिक से दूर हो जाएगा। बाह्यतम कोष नाभिक से दूर होगा तो बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी दूर हो जाएगा, और जब नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो इसका मतलब त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम यहाँ पर आपको, प्रथम में वर्ग का तत्वों का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर विद आंकड़े। देखिएगा कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। प्रथम वर्ग तत्व ये आ गया हमारे पास, परमाणु क्रमांक। चलो ये भी आ गया हमारे पास। उसके बाद में हम कोषों का के प्रकार, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करें कोषों की संख्या। कोषों की संख्या हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं परमाणु त्रिज्या। किसके बारे में बात करेंगे? परमाणु त्रिज्या, पीएम। परमाणु त्रिज्या किस में लेंगे हम? पिकोमीटर में। किस में बात करेंगे? पिकोमीटर के अंदर। अब देखिएगा तत्व हमारे पास है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, ठीक है, सीजियम है और फ्रेंसियम है। ये हमारे पास क्या आगे। अब परमाणु क्रमांक क्या है इनका? 3 है, 11 है, 19 है,
37 है, उसके बाद में 55 है और 87, इनका परमाणु क्रमांक। कोषों के प्रकार देखो, इसके अंदर कोष हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है K और L। क्या है हमारे पास, K और L। यहाँ इसके अंदर बात देखें तो KLM। इसके अंदर देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास KLMN। ठीक है, इधर देखें हमारे पास तो यहाँ देखें हमारे पास KLMNO। संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, रूबिडियम में हमारे पास क्या आ जाएगी, O तक। और उसके बाद में हमारे पास KLMNOP, ये हम भी बात कर सकते हैं एक तरह से। और इधर हम बात करें तो KLMNOPQ, ये कोषों की संख्या। अब यहाँ पर देखिएगा कोषों की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पर कोषों की संख्या कितनी है, 3। यहाँ पर कोषों की संख्या कितनी है, 4। यहाँ कितनी है, 5। यहाँ पर कितनी है, 6। और यहाँ पर कितनी है, 7। जब कोष बढ़ रहे हैं, अब देखिएगा परमाणु त्रिज्या, ये हमारे पास नाभिक, ये कोष प्रथम कोष। दूसरी बात करें में, ये नाभिक प्रथम कोष द्वितीय कोष। ठीक, इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, ये हमारे पास क्या था, नाभिक प्रथम कोष द्वितीय कोष और तृतीय कोष। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यहाँ ये हमारे पास कितना हो गया, 2 कोष हो गया। ये कितना हो गया हमारे पास, 3 कोष हो गया। ये हमारे पास कितना हो गया, 4 कोष हो गया। तो यहाँ पर ऐसे क्या है, कोषों की संख्या क्या हो रही, बढ़ रही। तो ये तो नाभिक से दूरी कितनी है हमारे पास, ये। अब नाभिक से दूरी कितनी हो गई, ये। अब नाभिक से दूरी हमारे पास कितनी हो गई, ये। तो नाभिक से दूरी का मान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। नाभिक से दूरी का मान बढ़ेगा तो इसका मतलब परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर परमाणु त्रिज्या का आंकड़ा दे रखा है हमारे पास, यहाँ 152, 186, 200, 152 पिकोमीटर, 186 पिकोमीटर। उसके बाद में क्या दे रखा भाई, 231 पिकोमीटर। उसके बाद में क्या दे रखा है, 244 पिकोमीटर। और नेक्स्ट जो दे रखा है हमारे पास 262 पिकोमीटर। और लास्ट में क्या दे रखा है हमारे पास, 275 पिकोमीटर। अब देखिएगा ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास, ये आंकड़े इस बात को शो कर रहे हैं कि यहाँ 152 पिकोमीटर त्रिज्या है, यहाँ 186 होगी, 231 होगी, 244 होगी, 262 होगी, 275 होगी। यानी कि त्रिज्या का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ कोषों की संख्या बढ़ रही है तो त्रिज्या का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कुल मिला के बात ये है, किसी भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं, किसी भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो ये हमने यहाँ पर परमाणु त्रिज्या के बारे में बात की। अब हम थोड़ा सा परमाणु आकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो परमाणु आकार के बारे में बात करें तो जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी वैसे ही परमाणु आकार बढ़ेगा। अब यहाँ ओवरऑल हम ये कह सकते हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में, यहाँ इसके बारे में परमाणु त्रिज्या का अगर कोई वो देखें, हम क्रम देखें तो लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे कम, उसके बाद में सोडियम की उससे ज़्यादा, सबसे कम, उसके बाद सोडियम की उससे ज़्यादा, लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, उसके बाद में फिर रूबिडियम, उसके बाद में सीजियम, उसके बाद में फ्रेंसियम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम आ गया हमारे पास। लिथियम जो है इसके अंदर परमाणु त्रिज्या का मान सबसे कम और सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या का मान किसका आ रहा है, फ्रेंसियम का आ रहा है। किसका आ रहा है, फ्रेंसियम का आ रहा है। तो क्यों, क्योंकि फ्रेंसियम में क्या है, कोषों की संख्या सर्वाधिक है, लिथियम में कोषों की संख्या क्या है, सबसे कम है। तो यहाँ पर जैसे जैसे कोष बढ़ेगा वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार हमने आज आपको गुणों में आवर्तिता के अंदर परमाणु त्रिज्या का कॉन्सेप्ट समझाया। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे परमाणु त्रिज्या के बाद में हम बात करेंगे आगे चलकर
आयनिक त्रिज्या के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे? आयनिक त्रिज्या के बारे में। एक और है, जैसे नाभिकीय आवेश वाले पूछते हैं हम, कैसे पूछते हैं? नाभिकीय आवेश। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, नाभिकीय आवेश वाली बात आती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या आता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। एक तो होता है वास्तविक नाभिकीय आवेश और एक होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो परमाणु में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस पर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल होता है ना, वो कहलाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। परमाणु में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला बल क्या कहलाएगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश। और वास्तविक नाभिकीय आवेश क्या होता है? वास्तविक नाभिकीय आवेश मतलब ये होता है, वास्तविक नाभिकीय आवेश कि भाई किसी बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर शुद्ध लगने वाला नाभिक के द्वारा आकर्षण बल, नेट आकर्षण बल जो होता है ना, वो कहलाता है वास्तविक नाभिकीय आवेश। और अगर नाभिक और बाह्यतम कोश में बीच में कोई एक से अधिक कोश उपस्थित हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन के मध्य में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। उस प्रतिकर्षण को हटा दें अपन, उस प्रतिकर्षण बल को हटा दें तो क्या कहलाएगा? वो प्रभावी नाभिकीय आवेश से क्या हो जाएगा? वो हमारे पास कम हो जाएगा और वो क्या कहलाएगा? वास्तविक नाभिकीय आवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक नाभिकीय आवेश। तो यहाँ पर इफेक्टिव कह सकते हैं EAN बोल सकते हैं एक तरह से, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगाए जाने वाला आकर्षण बल, वो कहलाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। इस कॉन्सेप्ट को आगे वाले वीडियो के अंदर हम फिर दोबारा से क्लियर करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। ओके, बाय।